नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 613वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। क्या आप सबों का एक बार फिर से अभिनंदन। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर आरुषि ढींगरा गांधी। मैं इनका छोटा-सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर आरुषि ढींगरा ने बीएचएमएस किया है नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। इन्होंने एमडी एनआईएच कोलकाता से किया है। ये अभी वर्तमान में गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन एरिया में क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक चला रही हैं। इनका आज का विषय है होम्योपैथी और शरारती बच्चे। सो डॉक्टर आरुषि ढींगरा, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। नमस्कार सभी को। मैम, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज यस, सुनाई दे यस, पा रही है? यस, यस, आपकी आवाज़ आ रही है। मैम, स्क्रीन भी शेयर की हुई है। आई थिंक वो विजिबल है, आप बता दीजिए एक बार। हाँ, हाँ, इट्स विजुअल। ओके, एक मिनट। ठीक है। अ, तो आज की प्रेजेंटेशन है होम्योपैथी और शरारती बच्चे। खैर, बच्चे, हम होम्योपैथ्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस का अंदाजन 40% भाग बच्चों के इलाज करने में गुजरता है। मे बी किसी का ज्यादा, किसी का कम। अ, और बच्चों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस का ये अधिकतर भाग रहते हैं, और इनका मन और इनकी भावनाओं को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे जितने ही सहज हैं, क्योंकि उनको लाइफ में क्या चाहिए? उन्हें खाना पीना, बहुत सारा प्यार, खेल कूद, मस्ती और अपने आप से मतलब है। उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें समझना उतना ही जटिल हो जाता है, क्योंकि वह अपनी तकलीफ शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते और अपने विचार भी क्लियरली, स्पष्ट तरीके से बोल नहीं पाते। हमारे पास ओपीडी में जनरली या क्लिनिक में एक अगर बीमार है तो या तो परेशान बच्चा आएगा, और साथ में उससे भी ज्यादा चिंतित माता पिता आते हैं। तो इस इस ट्रायो में हमें एक सही दवा सिलेक्ट करना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स हमें सही सिम्टम्स नहीं दे पाते और बच्चा हमें व्यक्त कर नहीं पाता कि वो तकलीफ क्या है। तो हमारे पास बच्चों के लक्षण पता करने के कुछ ही स्रोत हैं। पहला, माँ, अगर बच्चा बहुत छोटा है या जो भी बच्चे को सारा दिन देखता हो, बच्चा खुद यदि वो बोल पाता हो, और अंत में हमारी ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करने की क्षमता, जो कि हमें बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि वी शुड बी अ अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। शरारत, नटखटता, मिस्चीवियस हैबिट्स, नॉटीनेस, ये सब बचपन और बच्चों के स्वभाव का एक अटूट हिस्सा है। श्री कृष्ण की इसी नटखटता को हम लीला कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत डिवाइन है और पूजनीय है। बट अब शायद कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि बच्चों की शरारत में भी साइकोटिक या सिफिलिटिक ट्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, या छल कपट और डिस्ट्रक्टिवनेस देखने को मिल रही है। हमें इसी से अपने बच्चों को बचाना है, यही हमें समय पर डायग्नोस करना है कि ये क्या हरकतें हैं। और इसी के लिए आज की प्रेजेंटेशन है कि हम अच्छे से इस चीज को समझ पाए। अधिकतर पेरेंट्स आकर आपको ये कहेंगे कि मैम, हमारा बेटा या बेटी बहुत शरारती है, सुनता ही नहीं है। पर वो ऑब्वियस है, ऐसा बहुत केसेस में नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों का जीवन तो कल्पना और परियों की कहानियों से ही भरपूर है। वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। तो फिर ठीक है अगर वो नहीं सुनते तो। लेकिन अब हम आगे, एक मिनट, अब हम समझेंगे कि शरारत क्या है। सो डिक्शनरी मीनिंग क्या कहता है मिस्चीवियसनेस का? कि किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, दुखी करना, बच्चे का अत्यंत चंचल व्यवहार होना, लापरवाह होना, बेपरवाह होना, जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। डिसोबीडियंस एक रिलेटेड शब्द है, जिसका मतलब आज्ञा का पालन ना करना, या आज्ञा की अवहेलना करना, या अवज्ञा करना। बहुत बार बच्चे डिसोबीडियंट होते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है, हमारी बात नहीं सुनता। अब अब हमारे पास अधिकतर पेशेंट्स
काफी बच्चे आते हैं जो शरारती होते हैं, पर हमें ये समझना है कि कहाँ हमें एज अ फिजिशियन इस चीज को समझना है कि कहाँ बच्चा सिफिलिस की तरफ बढ़ रहा है, कहाँ वो एक नॉर्मल शैतानी से कहीं वो कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। इसीलिए आज पहले हम कंडक्ट डिसऑर्डर समझेंगे कि वो क्या है। और हमें, क्योंकि हम डायग्नोस करने का अधिकार तो नहीं रखते, वो शायद कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है, लेकिन अगर हमें इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स पता होंगे तो हम पेरेंट्स को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे, पेरेंट्स को हम टाइमली बता पाएंगे कि आप अपने बच्चे को होम्योपैथिक दवाओं के साथ साथ उनको शायद साइकोथेरेपी के लिए भी लेकर जाएं, ताकि वो बच्चा आगे जाकर एंटी सोशल पर्सनैलिटी में बदल ना जाए। तो कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? बच्चों के व्यवहार से माता पिता का परेशान होना कोई कोई आम बात है। किशोरावस्था में तो हमें ये बदलाव देखने को मिलते हैं और बहुत आम है कि बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर है एक बहुत ही गंभीर व्यवहारिक और भावनात्मक बीमारी जो बच्चों में या किशोरावस्था में देखी जाती है। लगातार बच्चों में आक्रामक व्यवहार और आक्रामक कार्यों के लक्षण देखे जा सकते हैं जिससे दूसरों का नुकसान या अहित हो। ऐसे बच्चे समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं और इसी वजह से इनका अपना नुकसान होता है और उनके परिवार का जीवन थोड़ा-सा मुश्किल में आ जाता है, काफ़ी विघ्न आते हैं इनके। अब हम आते हैं सिम्पटम्स पर। सिम्पटम्स कुल 4 भागों में डिवाइडेड हैं। 4 पॉइंट्स हैं, वो आप देख पा रहे हैं। पहला है लोगों और जानवरों के प्रति अग्रेसिव या आक्रामक व्यवहार, जिसमें ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जानवरों के प्रति क्रुएल्टी यानी क्रूरता, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे डॉग्स या कैट्स के पूंछ पर पटाखे बांध के लड़ी बांध दी, या एक डॉगी सो रहा था, मुंह खुला था तो बच्चे ने बीच में बम रख दिया और पटाखा जला दिया। किसी तरीके के हथियार का प्रयोग करना, या कुछ जटिल या गंभीर केसेस में तो किसी से जबरदस्ती यौन संबंध बनाना या उस प्रकार की गतिविधि करते हुए ये बच्चे पाए जाते हैं। ये बच्चे दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, बुली करते हुए भी पाए जाते हैं। तो गुंडागर्दी करना और फिजिकल फाइट्स को इनिशिएट करना, पहल करना, ये अग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स का एक पार्ट है। सेकंड सिम्टम ग्रुप है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि चीजों या संपत्ति का नुकसान करना, तोड़फोड़ मचाना, आग लगा देना, जिसके लिए एक रूब्रिक है सिंथेसिस में माइंड फायर सेट्स थिंग्स इन फायर वांट्स टू। थर्ड पार्ट इज डिसीटफुलनेस या थेफ्ट, धोखाधड़ी, छल कपट या चोरी करना, अपने हित के लिए बार बार झूठ बोलना। बच्चा किसी के घर गया, उसे कोई चीज पसंद आई, चाहे छोटी ही सही, उठा के ले आया, दादी के पर्स से पैसे चोरी करता है, पापा के पर्स से पैसे चोरी करता है। अब ऐसी बातें करेगा जिससे दूसरे अपने ही आसपास बच्चों में अपने ही उम्र के बच्चों के साथ ज्यादा चालाकी करता है, उनको फंसा देता है किसी बात में। गलती ये करेगा, टीचर से डांट इसको अपने दोस्त को पढ़वा देगा। फोर्थ ग्रुप इज जस्ट वायलेशन ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का उल्लंघन या नियमों को ना मानना। अपनी आयु के हिसाब से जो समाज के नियम हैं उनको ना मानना, रिबेलियस या बगावत जैसा नेचर। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि ये बच्चे 13 साल की उम्र से पहले घर से या स्कूल से भाग जाते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, देर रात तक पेरेंट्स की परमिशन के बिना, सहमति के बिना बाहर रुकना चाहते हैं या चले जाते हैं। या कुछ बच्चे होते हैं जो रात को, अब सुना होगा आपने, मैं तो रात को पेरेंट्स सो गए, सब सो गए, खिड़की से कूद के फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए मैं चला गया। तो ये 4 सिम्पटम्स हैं और इन 4 ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स में 15 क्राइटेरियाज आते हैं जिनके बेसिस पे हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के लिए डायग्नोसिस के लिए इन 15 क्राइटेरियाज, जो कि आप DSM-5 को खोलकर देख सकते हैं, इन 15 क्राइटेरियाज में से पिछले 12 महीने में कोई 3 जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं तो और साथ में कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक ऐसा सिम्टम जो मैंने डिस्कस किया
वो पिछले 6 महीने में बच्चे में होना चाहिए। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। और हमें स्पेसिफाई और भी करना है कि मतलब अगर 10 साल की उम्र से पहले ये डिसऑर्डर के लक्षण आपको दिखते हैं तो वो चाइल्डहुड ऑनसेट है, अगर 10 साल के बाद दिखते हैं तो एडोलेसेंट ऑनसेट है, और कई केसेस में तो हम नहीं समझ पाते, अनस्पेसिफाइड ऑनसेट होती है, हम नहीं समझ पाते कि कब इस डिसऑर्डर की शुरुआत हुई। कुछ केसेस में नहीं, हमें ये भी स्पेसिफाई करना है कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ कि क्या समाज के हित में रहने वाली कुछ भावनाएं यदि बच्चे में कम है। ऐसी 4 भावनाएं स्लाइड पर गिवन है, और इन 4 भावनाओं में से कोई भी 2 यदि पिछले 12 महीने में अलग अलग रिलेशनशिप सेटिंग, यानी कि पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एल्डर्स के साथ, दादा दादी, नाना नानी, इन रिलेशनशिप्स के साथ इन 4 भावनाओं में से भी कोई 2 बच्चों ने एग्जिबिट की हैं और डिस्प्ले किया है, तो हम फिर कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ स्पेसिफाई करते हैं कि दैट इज लिमिटेड प्रो सोशल इमोशंस। तो पहली इमोशन है लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट, दैट इज अपने कर्मों पर कोई पछतावा ना होना, आत्मग्लानि का कोई भाव ना होना। दूसरी है कैलस या लैक ऑफ एम्पैथी, मन की कठोरता, बच्चों को दूसरे का कोई दर्द का एहसास ही नहीं है, वो दूसरों के लिए बेपरवाह होते हैं। स्वार्थी, अगर इमोशंस हैं भी तो स्वार्थ है और सेल्फिश होते हैं। थर्ड इज अनकंसर्न्ड अबाउट परफॉर्मेंस, स्कूल में अपने प्रदर्शन, पढ़ाई लिखाई में ये बच्चे जनरली अच्छे नहीं होते, और नहीं भी होते तो इनसे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बेहतर बनने के लिए मेहनत नहीं करते और अपनी गलती का कारण दूसरों को बताते हैं। फोर्थ इज शैलो और डेफिशिएंट इफेक्ट, यानी कि बच्चा इमोशन ठीक से शो नहीं करता, फीलिंग्स शो नहीं करता, करेगा भी तो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भावना में कोई भी निष्ठा का भाव नहीं होगा बच्चे के लिए, कोई सिंसेरिटी नहीं होगी, और दूसरों को धमकाने और चालाकी से अपना काम निकालने वाला इनका व्यवहार जनरली होता है। अब हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे कि और कौन सी डिजीजेस हैं जो सिमिलर टू कंडक्टिव डिसऑर्डर है कंडक्ट डिसऑर्डर है, सॉरी। पहला है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर में और सीडी में दोनों में ही हाई लेवल्स ऑफ अग्रेशन या आक्रामकता मिलती है, लेकिन इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में आपको अग्रेशन तो मिलेगी लेकिन वो इम्पल्सिव है, यानी कि एकदम से सोडा की बोतल जैसे खुली, गुस्सा आया, कोई चीज उसने कर दी। लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चा सोच समझ के कुछ हरकतें करता है, तो वो अग्रेशन आईईडी में प्री मेडिटेटेड नहीं है, वो सोच समझ के चोरी करना चाहता है या बदले की भावना या डॉगी को मारना है या चींटियों को कुचलना है, ऐसा सोचता नहीं है, गुस्सा आया कर दिया हो गया, उसके बाद आगे कुछ नहीं। दूसरा है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। फिर आता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर का प्रिकर्सर है। इसमें बच्चा जो भी पेरेंट्स या जो भी अथॉरिटी कहती है उससे उल्टा करना चाहता है, उल्टा करना चाहता है, चाहत है। यहाँ पर इमोशंस डिसरेगुलेटेड है, वो कंडक्ट में नहीं आ रहा है, वो एक्शंस नहीं कर रहा है कि मार रहा है, पीट रहा है या चोरी कर रहा है, वो फील करता है, इमोशनली डिसरेगुलेटेड है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, और जो भी पेरेंट्स कहते हैं उससे उल्टा करना चाहता है, बेसिकली पेरेंट्स की बात नहीं मानता, अवहेलना करता है बेसिक। तो यहाँ पर सिवियरिटी डिजीज की कम है। देन आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर में और एडीएचडी में दोनों में ही बच्चे काफी हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव होते हैं, किंतु एडीएचडी के बच्चे कभी भी समाज के नियमों का या जनरल उल्लंघन इतना नहीं करते, और वो किसी को अहित नहीं करते, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना अपने अंदर नहीं रखते। ये डीडीज हैं। अब देयर आर फ्यू वर्ड्स व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस। एक है नॉटी। अब नॉटी का अर्थ हो गया कि बच्चे, मॉरल्स उनके अच्छे नहीं है बच्चों के, इम्पोलाइट बिहेवियर है, मॉरल कैरेक्टर ठीक नहीं है, डिसोबीडियंस हमने जैसे डिस्कस किया
कि ऑर्डर्स फॉलो नहीं करना चाहते, रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, लॉज को नहीं मानना चाहते, और जो भी पेरेंट्स या जो भी अथॉरिटी की जगह पर जो भी है उसे मानते नहीं है। तो मिस्चीवियसनेस, डिसोबीडियंस, नॉटीनेस, ये सब कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और हमें सब चीजों को साथ में लेकर ही चलना है। अब हम बढ़ते हैं होम्योपैथिक ओवरव्यू के बारे में की तरफ, कि होम्योपैथी से इन बच्चों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम एज होम्योपैथ्स कभी भी एक बच्चे को सिर्फ शारीरिक रूप से ट्रीट नहीं करते या मानसिक रूप से ट्रीट नहीं करते। बच्चा चाहे आस्मा के साथ आया हो, एलर्जी के साथ आया हो, या कंडक्ट डिसऑर्डर का ही बच्चा हो, हम हमेशा फिजिकल मेंटल दोनों ही स्फीयर्स के साथ काम करते हैं। ऐसे बच्चों की यंग एज में बच्चा आए तो हमें जेस्टेशनल हिस्ट्री लेनी चाहिए, माँ का गर्भ, जब गर्भ धारण हुआ तब, और जब बच्चा यूट्रस में था तब क्या हुआ, तो वो हमें ये देखना चाहिए। अब ये रूब्रिक है मिस्चीवियस कंप्लीट रिपर्टरी से, इसमें अनेक दवाएं हैं और बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं। अब ये तो बहुत बड़ा गुंजल है, इसे हमें समझना है कि सिफिलिस कहाँ है, सोरिक कहाँ है, साइकोसिस कहाँ है, और कौन सा क्रॉस रेफरेंस कब कब कौन सा रूब्रिक उठाएंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस रूब्रिक में 3 मार्क्स में मेन दवाएं हैं, अनाकार्डियम, कैनबिस इंडिका, कैमोमिला, नक्सोमिका, ये दवाएं मेजरली आती हैं। पर ऐसा नहीं है कि 1 मार्क वाली ट्यूबरकुलाइनम कम शरारती है या हेपारसल्फ कम शरारती है। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं मायाज्म। तो हमें शरारत, तो हर बच्चा शरारती है, बट कुछ कान्हा जी जैसी शरारत है और कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर वाली सिफिलिटिक शरारत है, तो वो हमें समझना है कि कैसे। तो सोरिक मिस्चिफ, सोरा हानि रहित है, हार्मलेस है। ये बच्चा सिर्फ मजे के लिए और आनंद के लिए आ, इसीलिए शरारत करता है। इसे किसी को इंजरी नहीं कॉज करनी, किसी का डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करना। ये हंसमुख है, मनमौजी बच्चा है। ये वो शरारत है कि आप किसी आंटी की बेल बजा के दौड़ गए, अंकल पे थोड़ा पानी फेंक दिया, या मैम पढ़ा रही थी तो पीछे से चौक मार दिया। दो, मैम को काफी गुस्सा आएगा इस हरकत पे, पर बच्चा हर्ट करने की भावना से नहीं करता। अ, शायद किसी फ्रेंड का कभी टिफिन खा लिया बिना उसे बताए, और फिर बाद में बताया मैंने तेरा टिफिन खा लिया, बता दिया, किंतु झूठा नहीं किसी और के ऊपर नाम नहीं लगाया। और जो बच्चे पेपर रॉकेट्स चलाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो सोरिक मिस्chief हुई। साइकोसिस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंजरी कॉज करता है बच्चा। इस मिस्chief में दुराव छुपाव आना शुरू हो जाता है, छल कपट की झलक हमें दिखनी शुरू हो जाती है। ये मिस्chief ईगो या अहंकार को सेटिस्फाई या संतुष्ट करने के लिए की जाती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, बदले की भावना रखने के लिए, स्कीम, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इस तरीके से। शरारत शायद ये बच्चा करेगा और पकड़ा कोई और जाए, या उसको कोई, ये बच्चा किसी और को फंसा दे, तो ये मिस्chief जनरली साइकोटिक मिस्chief कहलाती है। जैसे किसी की बुक छुपा दी, या किसी और की बुक पर कुछ लिख दिया, स्क्रिबल कर दिया, या किसी को गिरा दिया, किसी की नकल उतारना। किसी बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको, वो रो रहा है, पर आपको मजा आ रहा है क्योंकि इसको नीचा दिखाना है, तो वो रो रहा है, तो मॉकिंग या इमिटेटिंग समवन। Then comes syphilitic mischief, which is covered in conduct disorder. यहाँ पर हमें क्रूरता, दुष्टता, द्वेष और विनाश करने की भावना देखने को मिलती है। इसमें दूसरे को नुकसान हो और बच्चे को इस अहित करने से खुशी मिलती है, यही है सिफिलिटिक मिस्chief। जब किताब छुपाना अलग है, बट वही किताब फाड़ दी, दादी ने डांटा था, दादी ने कल डांटा था, तो दादी की वो कोई भजन की किताब फाड़ दी, या दादी का चश्मा फेंक दिया, चश्मा घुमा दिया, छुपा दिया, बताया भी नहीं या तोड़ दिया। आंटी ने कल डांटा था क्रिकेट खेलते हुए, कांच मारकर उनका विंडो पेन तोड़ा है हम, वो है सिफिलिस। जानवरों के प्रति किसी भी तरीके की क्रूरता, अपने छोटे भाई बहनों की तरफ जेलेसी है, जेलेसी में छोटे भाई बहन का को मार रहे हैं या बाल खींच रहे हैं, तो दैट इज सिफिलिस। जानवरों के प्रति क्रूएल्टी, या फिर
स्कीम करके कोई किसी से बदला लेना है, बदला लेना की भावना की के लिए हम सीढ़ियों पे कुछ गिरा दिया कि कोई बंदा फिसल जाए, या सीढ़ियों पे किसी को धक्का दे दिया। कुछ बच्चे ये करते हैं कि किसी फ्रेंड ने बैठना है, उसके नीचे चेयर के ऊपर पिन लगा दी कि वो बैठे और उसे पिन चुभे। ये है इंजरी। यहाँ सिफिलिटिक मिस्चिफ आती है। आई आई होप आई एम ऑडिबल। मैम सुन पा रहे हैं ना सब? Yes, yes, you are audible. ओके ओके। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे दवाएं। कुछ दवाएं जो जो मिस्चीवियस बच्चों को दी जा सकती हैं। वैसे तो होम्योपैथी में कभी भी हम स्पेसिफिक्स नहीं होती कि ये मिस्चीवियस रेमेडीज हैं। हमेशा रूब्रिक उठाएं, पीक्यूआरएस सिम्टम देखें, बच्चे का माइंड, बॉडी, सोल, हमें सब कनेक्ट करके ही दवा देनी है। बट कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बहुत ही शरारती बच्चों के लिए इंडिकेटेड हैं। आज मैं वो डिस्कस करूंगी। पहली है अनाकार्डियम। ये प्रिडोमिनेंटली एक सिफिलिटिक दवा है। बच्चे इस दवा में बेसिकली बच्चे में सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता नहीं होती या काफी कम होती है। उसकी शरारत में क्रूरता, क्रुएल्टी, क्रूरता, आघात, अ, ये देखने को मिलता है। ये बच्चा अनफीलिंग, अनसिंपैथेटिक, निर्मम, कठोर दिल, ऐसा बच्चा जो जल्दी गाली देना सीख जाता है, जल्दी ही गलत संगति में पड़ जाता है, ऐसा बच्चा है। अनाकार्डियम के काफी सिम्टम्स कंडक्ट डिसऑर्डर से मिलते हैं। और ये बच्चा दूसरों की भावनाओं की, इस बच्चे को कोई कदर नहीं होती। जानवरों के प्रति काफी क्रूर होता है ये बच्चा। और इस दवा का एक फिजिकल सिम्टम, वैसे मैं फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा सेमिनार। लेकिन इस दवा में एक फिजिकल सिम्टम्स है कि ईटिंग एमुलेट्स, खाने से इसे अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो बहुत छोटा बच्चा आएगा, तो इन्फेंट अगर आएगा तो माँ कहेगी कि मैम इसे फ्रीक्वेंट फीडिंग्स चाहिए, और फ्रीक्वेंट फीडिंग्स चाहिए, और इसके मूड का कुछ भरोसा नहीं है, कभी कभी बदल जाता है। बच्चे की हरकतें सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही शर्मनाक बच्चा है, मतलब इसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है क्या। तो इसके साथ जो बुरा करेगा उसके लिए इस बच्चे में हेट्रेड, द्वेष, घृणा, इस तरीके की भावना काफी ज्यादा होती है। ये बच्चा पेरेंट्स की तरफ, टीचर्स की तरफ अब्यूजिव बहुत जल्दी होता है। बहुत ज्यादा मारपीट करने वाला बच्चा, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, मर्सीलेसली किलिंग इंसेक्ट्स। जान कुछ बच्चे होते हैं ना जो चींटियां मारते हैं या वर्म्स पकड़ के मार देते हैं, या किसी भी चीज को, छिपकली से डरते नहीं है, उसको मार देंगे। तो उन बच्चों के लिए हम अनाकार्डियम दवा सोच सकते हैं। वैसे बच्चे का नेचर चाहे ठीक हो, लेकिन वो अपनी थॉट्स जब व्यक्त करता है तो लगता है यार ये बहुत ही क्रूअल थॉट्स हैं। फिर बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो बच्चा कहता है मम्मी मैं चाहता तो हूँ गुड बॉय बनना, पर मैं कर देता हूँ ऐसी हरकत। तो वो ऐसी हरकतें कर देता है। उसके अंदर वो समझ ही नहीं है कि ये करना है या नहीं करना है। देन टू विल्स वाला सिम्टम, ये तो हम सबको ही पता है। छोटे बच्चों में एक और सिम्टम देखने को मिलता है कि उनकी मदर आके कहेंगे कि मैम ये एक बार गर्म चीज को हाथ लगाएगा, ठीक है, दूसरी बार लगाएगा, डरता नहीं है, और समझ भी नहीं आती कि एक बार चोट लगी थी। तो वही बेसिकली मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, या सही और गलत, राइट ऑफ रॉन्ग, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज अबॉलिश्ड। अब बच्चे ने स्कूल में किसी गर्ल को गलत तरीके से टच किया, एक बार बोला, दो बार बोला, नहीं सुनता, तो वहां हम अनाकार्डियम सोच सकते हैं। अगली दवा है अगैरिकस। ये बच्चा स्थिति की गंभीरता समझने के विवेक से कोसों दूर है। इस बेसिकली इस दवा का एक कीवर्ड है, दैट इज अनकंट्रोल्ड, यानी कि अनियंत्रित।
अनियंत्रित हर जगह ही है। डर, कोई अनियंत्रित डर ही नहीं है, निडर है। तो आपको लगेगा ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको डर नहीं लगता, ये ऐसे कहीं से भी कूद रहा है, कहीं से भी छलांग मार रहा है। फिर इसकी सॉरी, इसकी स्पीच। अब रिवील सीक्रेट्स एक रूब्रिक है जिसमें अगैरिकस आती है। ये बच्चा राज की बातें बता देगा। स्पीच पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, जजमेंट नहीं कर पा रहा कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। जिसमें बुविस्ता भी आती है, वेरेट्रम एल्बम भी आती है। थॉट्स, विचार में भी अनियंत्रित हैं। इसके जो प्लान्स होंगे वो बहुत ही फियरलेस होंगे, बोल्ड होंगे। एक रूब्रिक है डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, उसमें अगैरिकस आती है। इसकी स्ट्रेंथ, ताकत, वहां पे भी नियंत्रण नहीं है। तो ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा हैवी वेट्स लिफ्ट कर पाता है। इस दवा में हम जिद्दी बच्चे, ऐसे बच्चे जो जिद्दी हैं और वो जिनके माइलस्टोन्स डिलेड हैं, तो जिद्दी बच्चे जो देर से चलना या बोलना शुरू करते हैं, उनके माइलस्टोन्स डिलेड रहते हैं। ये चाहे वैसे कितने भी अनियंत्रित हो फिजिकल तौर पे, लेकिन मानसिक तौर पे काफी ढीले होते हैं, स्कूल में काफी पीछे होते हैं, दिमागी काम से ये जल्दी थक जाते हैं। जब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या इस बच्चे को डर नहीं लगता, क्या ये इतना डेयरिंग है या साहसी है, तो हमें अगैरिकस सोचना चाहिए। अ, अगर बच्चे की स्पीच क्लियर है और सुबह उठेगा तो बच्चा अगर ताजा महसूस करेगा, यानी कि स्लीप रिफ्रेशिंग है, तो कहीं ना कहीं हमें अगैरिकस को रूल आउट कर देना चाहिए। ये बहुत इंक्विजिटिव होंगे, क्यूरियस होंगे, काफी बातें करेंगे, लेकिन किसी भी आपकी बात का सही जवाब नहीं देंगे, उत्तर ठीक नहीं देंगे। और इस दवा को हम, यस, वन मोर पॉइंट, इस बच्चे में, चाहे ये स्कूल में परफॉर्मेंस में अच्छा ना हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना हो, लेकिन इस बच्चे की म्यूजिकल इंटेलिजेंस मार्क्ड होती है। मतलब ये बच्चा जल्दी से, ये छोटे बच्चे नर्सरी राइम्स अच्छी सीख लेते हैं। सिंगिंग है, डांसिंग है, चाहे अब्रप्ट है इनकी मूवमेंट्स एज वी नो, लेकिन वायलेंस साथ में है। बोल्ड है, रेकलेस है, लापरवाह है, अपनी कोई चिंता नहीं है। वो बच्चे होते हैं जो स्विंग पर खड़े हैं। स्विंग्स जो झूला होता है उस पे बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जो आराम से पल्सिटिला कैलकेरिया का जैसे जो बैठ के झूला झूलेंगे। ये अगैरिकस है। ये खड़ा होगा और इतनी स्पीड से झूला झूलेगा कि मदर को एकदम लगेगा कि अरे अब गिरा अब गिरा, या सब लोग उसको देख कर ये बोलेंगे कि यार इसे डर नहीं लगता। तो ये निडरता अगैरिकस में है, क्योंकि निडरता नहीं है, ये समझ ही नहीं है कि ये हो सकता है, और हो जाएगा तो भी उसको वो सेंस नहीं आएगी। अब हम अगैरिकस को अगर लैकेसिस से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि दोनों ही दवाएं अप्रोचिंग हैं, दोनों ही दवाएं लोकेशियस हैं, दोनों ही दवाएं कहीं ना कहीं आक्रामक भी हैं, लेकिन अगैरिकस और लैकेसिस में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये जो अनकंट्रोल्ड और हीडलेस बिहेवियर है वो लैकेसिस में नहीं होता। लैकेसिस काफी कॉशियस दवा है। वो कभी भी ऐसी चीज नहीं करेगी जिससे उससे नुकसान हो, वो हमेशा देख के चलेगी। लैकेसिस का बच्चा भापेगा, वो अपना ध्यान रखेगा, उसको इंजरी, डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड ऑफ रूब्रिक में लैकेसिस आती है, तो वो ये नहीं, हीडलेस बिहेवियर नहीं होगा। दोनों ही अप्रोचिंग है, लेकिन अगैरिकस अपनी बढ़ाई चढ़ाई करेगा। अगैरिकस अपने जो जितनी हरकतें हैं वो सुनाएगा, आपके सवालों का ढंग से जवाब नहीं देगा। लैकेसिस ऑन द अदर हैंड बातें करेगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा, जल्दी जल्दी शिफ्ट करेगा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। और एक और बड़ा अंतर यह है कि अगैरिकस की मूवमेंट्स ऑकवर्ड हैं और लैकेसिस की रिदमिक है। अगैरिकस की टैरेंटुला की तरह कोई सेंस नहीं है मूवमेंट्स में, और लैकेसिस हैज रिदमिक मूवमेंट्स। अगैरिकस एक चिली दवा है और लैकेसिस हॉट रेमेडी है। अगली दवा की तरफ चलते हैं जो है कैनबिस। यस, तो कैनबिस, कैनबिस की शरारत है मजे के लिए, मस्ती के लिए। मेंटली काफी हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, मानसिक रूप से एकदम सक्रिय, पर इसकी जो शरारत है वो वर्बल और मौखिक शरारत ही है। ये बातें बनाता है, ये किसी को फिजिकली हार्म नहीं करेगा जनरली।
एक वर्ड है इसके लिए, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर। इसके थॉट्स भी बढ़ा चढ़ा कर हैं, और इसने जो परसीव करता है वो भी बढ़ा चढ़ा कर, और बातें भी बढ़ा चढ़ा कर करता है। इसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा आगे है नॉर्मल बच्चों से। डिल्यूजन रूब्रिक्स में के काफी सब रूब्रिक्स में कई जगह सिंगल रेमेडी हमें कैनबिस इंडिका मिलती है। ये सुपर नेचुरल यानी अलौकिक बातों में इस बच्चे का बहुत इंटरेस्ट होता है, भूत प्रेतों की, यूएफओस की। और एक और चीज है कि दर्द का एहसास इस बच्चे के जनरली चेहरे से नहीं लगता, क्योंकि इसका चेहरा, सॉरी, हमेशा ही खुश रहता है। ये कॉन्स्टेंटली जंपिंग बच्चे हैं, कॉन्स्टेंटली कूदते हैं। एग्जैजरेशन है, इस बच्चे को समय, दूरी, आकार के अनुपात का ज्ञान नहीं होता। इसके चेहरे पर हमेशा खुशी के और आनंद के एक्सप्रेशंस होते हैं, और आइडियाज भी बहुत ही रैपिडली इसके दिमाग में आते हैं, एक आइडिया दूसरा आइडिया। तो ये बच्चा या तो बहुत बड़ा पोएट बन सकता है, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, या कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इमेजिनेशन तो है, शायद उसका कोई इतना यूज नहीं है। आउटपुट शायद जीरो है। अगर इस दवा अगर बच्चा बातें नहीं बना रहा है तो कैनबिस इंडिका नहीं होगा। अगर बॉडी फास्ट है और माइंड स्लो है तो भी कैनबिस नहीं होगा, क्योंकि माइंड बहुत फास्ट है, शायद बॉडी बहुत स्लो। और न्यू आइडियाज ये बच्चा अगर लैक कर रहा है तो भी हम इस रेमेडी को रूल आउट कर देंगे। अगर हम कॉफिया से कैनबिस का कंपैरिजन करें तो दोनों ही कॉफिया और कैनबिस अप्रोचिंग है, क्विक हैं, लॉट्स ऑफ आइडियाज हैं, और दोनों की सेंसेस कहीं ना कहीं अक्यूट हैं। किंतु कैनबिस एक हेलोसिनोजिक जेनिक ड्रग है, और कॉफिया एक स्टिमुलेंट है। वो कुछ हेलुसिनेशन कॉज नहीं करती, रियलिटी से दूर नहीं ले जाती। कैनबिस रियलिटी से दूर ले जाती है। कैनबिस में क्लेयर वॉइंस भी मिल सकती है, बच्चा आगे होने वाली चीजों का आभास हो सकता है, बच्चा हो। मेरे पास ओपीडी में क्लिनिक में एक आया था केस कि मदर प्रेग्नेंट थी, उसे पता नहीं था, और मदर ने आके मुझे बताया कि मैम, मेरी बेटी ने 1 महीने 1.5 महीने पहले ये बता दिया था कि मेरा भाई आने वाला है। तो और बल्कि 2-3 बार उसने बोला, तो पहले पेरेंट्स को लगा कि उन्होंने शायद बच्चे ने सुन लिया है कि ऐसी कोई डिस्कशन घर में चल रही है, बट दे वर नॉट इवन प्लानिंग द चाइल्ड, इट वाज एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। और बच्चे को ये एहसास हो गया। बच्चा कैनबिस नहीं था, लेकिन क्लेयरवॉयंस रूब्रिक मैंने यूज किया था। ये कैनबिस का बच्चा इनअटेंटिव होता है, ये अपनी ही चीजों में मशगूल है, अपनी ही बातों में, और वो फॉरगेट कर देता है, मतलब भूल जाएगा क्या पढ़ा था उसने। कैनबिस को न्यू चीजें चाहिए, रिक्रिएशन चाहिए। नया टॉय ला दो, नए कपड़े ला दो, पुरानी चीजों से जल्दी बोर हो जाने वाला बच्चा। बाहर लेके चलो, हॉलिडे पे लेके चलो, ये चाहिए बच्चे को। बातें बनाएगा, बहुत खुश मिजाज बच्चा, चीयरफुल बच्चा, हमेशा एक्साइटेड रहने वाला बच्चा। आपके क्लिनिक में आएगा तो आपके क्लिनिक का माहौल चेंज हो जाएगा। कैनबिस का ये है। स्पीच बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है। मदर कहती है कि मैम बहुत बातें बनाती है, ज्यादा ही बनाती है, इतनी बातें, इसकी प्लीज बातें बंद करा दीजिए, ऐसा मदर्स आकर कहती हैं। एंड क्योंकि टाइम और डिस्टेंस वगैरह की सेंस नहीं है, तो टाइम पासिस टू स्लोली, इसीलिए बच्चा हमेशा हरी में रहता है, तो कि टाइम पास कैसे करे। तो ये है, हमेशा नए टॉयज चाहिए, नए कपड़े चाहिए, और ओल्ड चीजें इनको किसी भी तरीके की खुशी नहीं देती। नेक्स्ट दवा है कैमोमिला। तो कैमोमिला के लिए क्लार्क डॉक्टर क्लार्क ने कहा है कि मिस्चीवियस डिस्पोजिशन इन चिल्ड्रन। कैमोमिला बहुत ही, एज हमें पता है, एक बहुत ही गुस्सैल दवा है। बहुत ही ओवर सेंसिटिव बच्चा, बहुत ही गुस्सैल बच्चा, और किसी के साथ भी इसकी पटती नहीं है। ये बहुत ही अनसिविल, एकदम बदतमीजी से जवाब देने वाला, अब्रप्टनेस है, इम्पोलाइट है, अनसिविल बच्चा है।
ये बच्चा जनरली हॉट चिल्ड्रन होते हैं, जनरली काफी अग्रेसिव होते हैं। इस बच्चे के लिए शब्द हैं टच मी नॉट, लुक एट मी नॉट एंड टॉक टू मी नॉट। ना मुझसे बात करो, ना मुझे देखो, ना मुझे छुओ। बहुत बदतमीजी से जवाब दे देगा, बहुत ही लड़ाकू किस्म का बच्चा है। इसे क्या चाहिए इसे भी नहीं पता। और ये बच्चा जब क्लिनिक में आता है या परेशान होता है तो माँ बाप को दुखी कर देता है, माँ बाप को पसंद नहीं आता। ये माँ बाप को कहीं ना कहीं सिन्हा जैसे ही इससे एक नफरत सी हो जाती है कि इसे इसे चुप कराओ बस। एक ये एटीट्यूड रह जाता है। हमेशा डिजायर्स टू बी कैरिड, इसे गोद में उठा के घूमते रहो। माँ को सारा काम छोड़कर आना है कि बच्चे को गोदी में उठा लो, क्योंकि जब तक आप गोदी में नहीं उठाओगे तब तक ये बच्चा चुप नहीं रहेगा। जब बीमार है तो ये बच्चा हमेशा चाहता है कि मुझे गोदी में उठाए रखें, और जब उठेगा तो गुस्से के साथ और बहुत जोर जोर से दहाड़े मारकर रोएगा। इसमें एक और सिम्टम है, दैट इज कप्रीशियसनेस। मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पता नहीं है, नहीं पता। अभी ये चाहिए था, ये दे दिया तो इस चीज से शांति नहीं है, तब दूसरी चीज चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं कि मैम ये गेस्ट्स के सामने भी बदतमीजी से हमसे बात कर देता है या उनसे बात कर देता है, इस बच्चे को कोई लिहाज नहीं है कि कैसे बात करनी है। अनसिविल है, अशिष्ट व्यवहार है बच्चे का। और अगर हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट में हैं और इसे कोई चीज चाहिए और हमने वो चीज नहीं दिलाई और बोला कि चलो मैं बाद में दिला दूंगी, तो वो रोड पे वहां पे बच्चा पूरा टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करेगा। बच्चा लेट जाएगा, सर पैर मारेगा, अपना सर मार सकता है जमीन पे, या आपको हिट कर सकता है, या अपना सैंडल उठा के मम्मा को हिट कर सकता है कि मुझे अभी लेके दो। और अगर वो लेके दिया, थोड़ी देर बाद इससे बोर हो जाएगा, अब नई चीजें चाहिए। कैमोमिला और सिन्हा दोनों की एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है या एक बेसिक फीलिंग है कि इन दोनों को ही अपने पेरेंट्स से जो चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, वो मिलती नहीं है। इसीलिए ये ऐसा बिहेव करते हैं। तो अगर बच्चा काम है, माइल्ड है, जेंटल है, और अगर वो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ कहता है कि कब के साथ आता है, तो जनरली कैमोमिला इतनी इंडिकेट नहीं होती। मेंटल कामनेस ऑब्वियसली कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला, वी ऑल नो दैट। एक और एंट्री पॉइंट भी हो सकता है कि एक चीक, एक बच्चे का गाल लाल है और बिल्कुल हीटेड है, और दूसरा गाल पेल है और कोल्ड है। बच्चा आपको, एक डॉक्टर को जब आएगा तो डॉक्टर उसको एग्जामिन आप नहीं कर पाएंगे। वो बहुत नहीं चाहता कि आप उसे टच करें, सिर्फ मम्मा चाहिए, और बहुत जोर से रोएगा। तो ये बच्चे जनरली ग्रुप में डोमिनेटिंग रहते हैं। वो ग्रुप को रूल करने चाहते हैं कि वो रूल करें ग्रुप को। और अगर कोई उनकी नहीं सुनता तो वो गुस्सा कर देते हैं, गाली भी दे सकते हैं, और बहुत ही गलत तरीके से मार भी सकते हैं। इसी वजह से इनकी और बच्चों से नहीं बनती है। और आप देखेंगे कि कैमोमिला के बच्चे खुद ही खेलते हैं, क्योंकि वो किसी से उनकी बनती नहीं है, और उनको कंपनी जनरली भी पसंद नहीं होती। अगली दवा है, अगली दवा है सिना। सिना का बच्चा, जैसे कैमोमिला थी, ओवर सेंसिटिवनेस कैमोमिला में भी थी, मेंटली फिजिकली भी थी। सिना में भी ओवर सेंसिटिवनेस है। सिना का बच्चा भी मिसबिहेविंग है, नॉटी है, अग्रेसिव बच्चा है, चिल्ली है, थर्स्टी रेमेडी है। पर सिन्हा का बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ही ओवर सेंसिटिव और टची है। वो कोई मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर वो उसके बारे में है। वो जल्दी से ऑफेंड हो जाता है चीजों से। वो किसी भी तरह का कि पप्पी झप्पी या प्यार या पुचकार बर्दाश्त नहीं करता। सिन्हा का बच्चा किसी भी तरीके से चुप नहीं होता। सिन्हा का बच्चा अपने पेरेंट्स के अंदर गुस्सा और अपने प्रति नफरत की भावना पैदा कर देता है जब वो रोता है। पेरेंट्स को पसंद नहीं आता। पेरेंट्स को जब माँ को गुस्सा आए तो हम सिन्हा सोच सकते हैं कि गुस्सा आ रहा है कि इसे चुप करा दो। पल्सिटिला रोएगी तो हमें माँ के अंदर आता है कि अरे इस बच्चे को कोई गोद में उठा लो, इसे चुप करा दो। बट सिन्हा नहीं।
सिन्हा किसी भी तरीके से चुप नहीं होता, उसको बस चाहिए थोड़ा सा मम्मी उठाए, बस लेके घूमती रहे, बिकॉज कैरेट डिजायर टू बी कैरेट। सिन्हा में भी है। जैसे सिन्हा हम एक वोम रेमेडी बोलते हैं बच्चों में, वोम्स के लिए बहुत अच्छी दवा है, वैसे ही जैसे एक कीड़ा आपके आपको इतना इरिटेट कर देता है कि जैसे आपको उससे डिसलाइक हो, क्योंकि कानों में कोई चीज गुनगुन 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 कर रही है, तो वैसे ही सिन्हा का रोना है, वो कानों में वो आपको इरिटेशन पैदा करता है। तो ये है सिन्हा। साथ में सिन्हा का एक फिजिकल कैरेक्टर ये है कि भूख है कनाइन हंगर, खाना खाते ही बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, तो भूख, ऐसा लगता है कि खाना गया कहाँ है। सिन्हा में भी कप्रीशियसनेस है, यानी कि उसको कोई टॉय पसंद नहीं है, एक टॉय खेला फिर उसको फेंक दिया, फिर दूसरा चाहिए। और कोई भी एक टॉय इन बच्चों का फेवरेट नहीं होता, कोई भी एक टॉय इन बच्चों का फेवरेट नहीं होता। रेस्टलेसनेस है, ये बच्चे नहीं चाहते, इनके बाल कटना इनको पसंद नहीं है। एंड सिन्हा चाइल्ड इज अ प्रूफ अगेंस्ट ऑल कैरेसिस। अगर बच्चा को आप उठा के पुचकार सकते हैं, अगर वो बच्चा है जिनको आप पप्पी झप्पी जिनको पसंद है, या फिर अगर बच्चा रो रहा है और वो किसी तरीके से प्यार करने से, सर पे हाथ लगाने से, थोड़ी सी बातें करने से चुप हो जाता है, तो सिन्हा रूल आउट हो जाती है। सिन्हा के बच्चे की एपेटाइट भी काफी अच्छी अच्छी होती है। और एक सुस्त बच्चा जो हमेशा अपनी नाक में उंगली डाल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सिन्हा की नीड उसे हो सकती है, ऐसा डॉक्टर बोर्डलन ने कहा था। द नेक्स्ट रेमेडी इज नक्सवामिका। नक्सवामिका, इसकी शरारत है किसी को तंग करने की, टीज करने की। ये भी एक ओवर सेंसिटिव और एंग्री रेमेडी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। नक्सवामिका को इंटॉलरेंस है, ये ओवर सेंसिटिवनेस है, मेंटली है, कॉन्ट्रडिक्शन के साथ, कॉन्वर्सेशन के साथ, क्वेश्चंस के साथ। एंग्री व्हेन obliged टू आंसर, इसमें नक्सवामिका हम देते हैं। किंतु इन सब चीजों के साथ, चाहे नक्सवामिका कितनी अग्रेसिव है, मिसबिहेवियर है, बट इट इज अ डिलिजेंट रेमेडी, ये मेहनती बच्चा है, ये थोड़ा सा कर्मनिष्ठ बच्चा है। यहाँ हम नक्सवामिका को दूसरों के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसकी जो मिस्चिफ है वो कहीं ना कहीं इम्पल्सिवनेस के थ्रू आती है, यानी कि एकदम से गुस्सा आया, सोडा की बोतल खुली, प्रेशर ऊपर आया और मैंने कर दिया, और उसके बाद जो मैंने कर दिया उसके बाद गलती भी दूसरों की है। सो इसीलिए ये रिप्रोच करता है दूसरों को, यानी कि दूसरों की गलतियां निकालता है उनके फॉल्ट्स के लिए, क्योंकि ये तो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझता है कि मेरी तो गलती नहीं है, तो इसीलिए दूसरों की गलती निकालेगा। मुझसे अगर कुछ गलत हुआ है तो भी दूसरों की ही गलती है। ये अपने पेरेंट्स तक को रिप्रोच करता है, पेरेंट्स तक में कमी निकालता है। और जैसा ओवर सेंसिटिवनेस इसकी मेंटली है, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन, एग्रीवेशन है, ऐसे ही बात करना इसे ज्यादा पसंद नहीं है, क्वेश्चन कोई पूछे इसे ज्यादा पसंद नहीं है। ऐसे ही इसको कोई हल्का सा सलाह दे दे कि जेंटल एक पर्सुएशन है कि ये ऐसे कर लो बेटा, तो वो भी इसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये बच्चे कंसाइंशियस होते हैं, डिलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पॉजिटिव हैं, और स्कूल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होते हैं। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये मेहनती हैं, ये अपने ग्रेड्स और स्पोर्ट्स में काफी competitive होते हैं, और इन्हें हार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि काफी एम्बिशियस हैं ये, और बेहतर करने के लिए दोबारा कि और बेहतर करूंगा नेक्स्ट टाइम, मैं सेकंड कैसे आ गया, ज्यादा जेलसी की भावना में इतनी जाते हैं, लेकिन जेलसी होगी लेकिन अपने आप को बेहतर करने के लिए। और अगर इनकी बात किसी ने नहीं सुनी या किसी ने इनकी बात नहीं मानी तो जोर जोर से रोना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चे अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से सेंसिटिव भी हो सकते हैं। ये बुखार में बच्चा आएगा तो कहेगा मुझे क्यों हो रहा है मैम फीवर, मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। आए थे नक्सवामिका में काफी मिलता है कि बच्चों को कल स्कूल जाना है, आज तो पेरेंट्स से ठीक से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा और कल स्कूल जाना है, और वो कह रहे हैं मुझे स्कूल भेजो मैम कैसे भी करके, तो वो अनसिविल और बदतमीजी
डॉक्टर के साथ भी दिखती है, लेकिन उसके पीछे स्कूल जाना है, तो ये भी बच्चा बोलेगा। फिर हमें फिजिकली भी ये बच्चा हमें ओवर सेंसिटिवनेस इस बच्चे की मिलती है, क्योंकि फिजिकली भी सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए ये बच्चा ओवर सेंसिटिव है। नॉइज के लिए, लाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग ओडर्स के लिए, टच, पेन, पेन भी इससे बर्दाश्त नहीं है। जस्ट लाइक कैमोमिला, दिस रेमेडी इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू पेन। दर्द बर्दाश्त नहीं है। और अगर डिजीज स्लोली प्रोग्रेस कर रही है, या फिर बच्चा एक नॉइजी एनवायरनमेंट में, यानी कि एक आवाज वाले कमरे में सो जाता है, तो जनरली नक्स वोमिका हम नहीं सोचते, क्योंकि वो इतना ज्यादा ओवर सेंसिटिवनेस होती है उसमें। फिर स्टूल कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन बहुत अच्छी दवा है बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के लिए, प्रोवाइडेड नेचर बच्चे का वैसा हो। ये बच्चा भी, छोटा बच्चा, टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इन्फेंट स्क्रीम्स बिफोर यूरिनेशन, ये बच्चा यूरिन पास करने से पहले चीखेगा, चिल्लाएगा। स्नफल्स के लिए बहुत अच्छी दवा है, इन्फेंट्स के जो नाक बंद हो जाती है, और दिन में तो नाक बह रही है और रात को बिल्कुल ड्राई हो गई, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इन बच्चों के माथे पर आपको हमेशा एक वर्टिकल फ्राउन दिखेगा, कि दे आर नेवर सेटिस्फाइड। मम्मी ने जो कर दिया अच्छा नहीं किया, आपने मेरी अलमारी को हाथ क्यों लगाया, मैं तो ऐसे रखता हूँ। ये सब चीजें पेरेंट्स आके बताते हैं। और हम इसमें इस दवा में एक और चीज नोटिस देखते हैं, कि ये बच्चे छोटी चीजों से जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी चीजें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे तो बहुत पॉजिटिव रेमेडी है, लेकिन छोटी चीजों से, ट्राइफल से, इरिटेबिलिटी बाय ट्राइफल्स, छोटी चीजों से, तो सिली मैटर्स पे ज्यादा इसे गुस्सा आएगा। छोटा सा शब्द इसको बोल दिया, और इसे गुस्से में ये चीजें तोड़ फोड़ करना, एकदम फाड़ देना किताबें या कपड़े फाड़ देना, ये सब सिम्टम्स भी हमें नक्स वोमिका के बच्चे में देखने को मिलते हैं। और ये बच्चे खुद पढ़ते हैं, खुद फर्स्ट आना चाहते हैं। पेरेंट्स को जनरली इन बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता। स्टूल जनरली, एज वी ऑल नो, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स हैं। और बच्चा अगर इसने जो कहा वो नहीं माना, तो फिर जोर जोर से दहाड़े मारकर ये बच्चा रोता है। ये है नक्स वोमिका। अगली दवा आती है हायोसाइमस। बहुत ही प्यारी दवा है। हायोसाइमस के कई रूप हमें क्लिनिक में देखने को मिलते हैं। ये दवा उन बच्चों में इंडिकेटेड हो सकती है जहां बच्चे का छोटा भाई या बहन पैदा हुआ हो, और पेरेंट्स का ध्यान बच्चे से थोड़ा सा हट गया हो। तो ये सिबलिंग जेलेसी में एक अच्छी दवा है। लेकिन ये जब मिस्चिफ करता है, तो इसका एक ही काम है, एंटिक्स प्लेइंग, इंसाइटिंग अदर्स, किसी को प्रोवोक करना, ये करता है हायोसाइमस। इसकी शरारत से कोई भी ऑनलुकर गुस्सा नहीं होता। कोई भी किसी को भी गुस्सा नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है। ये बच्चा भोला है। ये बच्चा ये बता देता है, ट्रूथ ट्रूथ टेल्स द प्लेन ट्रूथ, बिकॉज ये शेमलेस है, बेशरम है। ये विटी बच्चे होते हैं, बहुत शार्प होता है इनका दिमाग। बंदर की तरह अटखेलियां करेंगे दूसरों को हंसाने के लिए, लेकिन विटी हैं, हाजिर जवाब हैं, टॉन्ट भी कर सकते हैं, किसी को वर्बली अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। और डबल मीनिंग जोक्स या लूट जोक्स, और ऐसे जोक्स शेमलेस तरीके के, मतलब बच्चा एग्जामिनेशन के टाइम पे एकदम से अपनी पैंट उतार देगा, बोलेगा कि ठीक है डॉक्टर अंकल आपको देखना है देख लो, ऐसे। तो वो उसमें शर्म नहीं होती, इसीलिए। और कुछ बच्चे होते हैं जो टॉवल में घूमते रहते हैं, फिर टॉवल उतारते हैं, कोई हंसता है, उन्हें भी हंसी आती है। तो वहां आती है हायोसाइनस। बहुत इंटेलिजेंट दवा है, बहुत इंटेलिजेंट होता है इसका बच्चा, लेकिन सारी इंटेलिजेंस उसकी किसी की नकल उतारने में, किसी को प्रैंक्स करने में, एंटिक्स प्लेइंग में ही चली जाती है। तो और इसकी अपनी इम्पल्सेस पे कंट्रोल नहीं है, ये इसका मेन सिफिलिस है।
ये कर देता है, उसके बाद क्यों किया मम्मी पता नहीं, कर दिया बस, कंट्रोल नहीं हुआ, ये हुआ, ये होता है। और जनरली ये बच्चे कहेंगे मैम ये मेरा बच्चा बंदर की तरह बस सारा दिन इससे शैतानियां करा लो बस, और कोई काम नहीं है। बस ये वर्ड्स हमें जनरली सुनने को मिलता है। अगर बच्चा बेशर्म नहीं है, शर्म है उसमें, और बच्चा अगर डल है, तो हायोसाइमस कहीं हद तक स्नेक रेमेडी। तो लैकिसिस की जो टिमिडिटी है, जो शर्म है, या जो उसका कॉशियस नेचर है, वो उसको शैतानी करवाएगी लेकिन अंडर कवर। ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके दूसरों पे तब शरारत करेगा, और ऐसे करेगा कि दूसरा पकड़ा जाए, क्योंकि ये इंटेलिजेंट दवा है। ये भी सिबलिंग जेलेसी में अच्छा काम करती है दवा। ये बदले की भावना, मैलिशियस रिवेंजफुल बदले की भावना और द्वेष की भावना लेकर, और क्योंकि ये इतना इंटेलिजेंट है, स्नेक रेमेडी है, तो ये धोखाधड़ी और मैनिपुलेट करेगा सिचुएशन को। गलती इसने की होगी, पकड़ा पकड़ा कोई और जाएगा। मम्मी पापा से कैसे झूठ बोलना है, चलिए मम्मी पापा से नहीं तो अपने ही साथियों के साथ ये मैनिपुलेशन कर सकता है। पेरेंट्स आके बोलेंगे कि मैम हमारा बच्चा तेज है। कभी कभी सिफिलिटिक केसेस में हमें लैकिसिस में भी क्लेयरवॉयंस देखने को मिलती है। जस्ट लाइक नक्सवामिका, लैकिसिस भी डिफीट बर्दाश्त नहीं कर सकती। लैकिसिस को भी हार बर्दाश्त नहीं है, लैकिसिस में भी काफी जेलसी है, लेकिन फिर वो पॉजिटिव रेमेडी है, लेकिन वो अपने आप मतलब वो प्लान प्लॉट करेगा कि दूसरा कैसे हार जाए। वो अपने आप को बेटर करने की उसकी नक्सवामिका की ज्यादा होती है, लैकिसिस की कम। तो ये भी दवा स्पोर्टिंगली नहीं लेती है अपनी हार को। ये दवा काफी इंटेलिजेंट है, ये बच्चे मैथ्स में काफी अच्छे होते हैं। एंड ये अप्रोचिंग बच्चा है, लेकिन क्लिनिक में आके आपको भापेगा, ये देखेगा, एकदम से अपनी अपनी अपने राज नहीं खोल देता। इसको टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर इतना घुल मिल जाएगा। अगर टाइट क्लोथिंग बच्चे को टॉलरेट हो रहे हैं और वार्म ड्रिंक्स डिजायर है, तो जनरली ओफीडिया ग्रुप हम रूल आउट कर देते हैं। तो ये रहता है जनरली। सुबह उठकर ये बच्चा कभी भी ताजा महसूस नहीं करता। रात को इस बच्चे को बेटर फील करता है, ये रात को पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। एंड और ये बच्चे, इन बच्चों के लिए रूब्रिक लगता है एक हार्ड फॉर सुपीरियर, सॉफ्ट फॉर सॉरी हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स। ये बच्चे क्लास में मैम के साथ, या अपनी टीचर्स के साथ, या बड़े दीदी भैया के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के चलते हैं। पेरेंट्स आकर आपको बोलेंगे कि मैम ये बच्चा घर में बहुत शैतान है, बाहर उतना ही एकदम साधु है। माई चाइल्ड इज एन एंजल इन द स्कूल, बट स्कूल घर में ये उतना ही शेर है। तो ये घर के शेर हैं, बाहर चूहे हैं। तो ये हम अ, तो ये क्लास के मॉनिटर भी बन सकते हैं। और ये बच्चा खुद तो जितना मर्जी बातूं नहीं है, दूसरे की शिकायत पहले लगाएगी, लैकिसिस। और ये अगर इनकी कोई तारीफ करे तो इन्हें पसंद है, फिर ये उसको छोड़ देते हैं। जनरली काफी ज्यादा चालाकी होती है, क्विक है, फास्ट है, इंटेलिजेंट ब्रेन है इनका। एंड द्वेष की भावना है, मैलिशियस है। तो इन्हें पता है कि वर्बली कब किसी को डाउन करना है। इन बच्चों को दूसरे अपने साथ के बच्चों को डोमिनेट करना पसंद है। एंड दे लव टू ड्रेस अप। छोटी बच्चियां लैकिसेस अगर हैं तो उनको मेकअप लगाना बहुत पसंद होता है, लेकिन जनरली आउटफिट्स लूज पहनना पसंद करते हैं, बच्चों को टाइज पहनना पसंद नहीं है। लैकिसेस एक हॉट दवा है। ये रिवेंज लेगी तो वर्बल रिवेंज ज्यादा लेगी। अगली दवा है टैरेंटुला। वेल, टैरेंटुला जो शरारत करेगा वो भी अंडर कवर करेगा।
और छुप के करेगा, लेकिन इसकी शरारत काफी ज्यादा निर्दयी होगी, क्रूर होगी, उसमें बहुत चालाकी होगी। एंड ये जनरली फिजिकल मिस्चिफ यानी कि शारीरिक तौर पे हार्म करने वाली हरकतें करता है। इस बच्चे को एसेंस ऑफ पीडियाट्रिक मटीरिया मेडिका किताब में एक फ्रेज है, पॉपॉय बेबी फॉर टैरेंटुला। मतलब जैसे पॉपॉय एक लीन थिन कार्टून कैरेक्टर था जिसकी बहुत ज्यादा शक्ति थी, तो ऐसे ही टैरेंटुला इज अ पॉपॉय बेबी। यानी कि ये बच्चे में इतनी शक्ति है कि माँ परेशान हो जाती है कि ये सारा दिन इसमें कितनी एनर्जी है, मैं सारा दिन कितना इसको कैसे ये यहाँ से वहां इतना कूदता फांदता रहता है, और कि इस बच्चे को कंट्रोल करना मदर के लिए मुश्किल हो जाता है। लैकिसिस के साथ जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये है कि लैकिसिस और अगैरिकस, सॉरी, लैकिसिस और टैरेंटुला में एक अंतर ये है कि टैरेंटुला की मूवमेंट्स आपको अब्रप्ट मिलेंगी। म्यूजिक बहुत पसंद है, हमें सबको पता है कि टैरेंटुला लव्स डांसिंग, बट देन द मूवमेंट्स वुड बी अब्रप्ट। स्पीड काफी फास्ट है इस दवा की, ये अब्रप्ट दवा है। एंड इस बच्चे में भी कंट्रोल नहीं है, ये कनिंग है, मैनिपुलेटिव है, सेल्फिश है, झूठ बोल सकता है, डिसोबीडियंस है। टैरेंटुला की एक और बात है कि ये सिकनेस का नाटक करता है वेराट्रम की तरह, और क्योंकि हिस्टेरिकल रेमेडी है तो जब जो देख रहा होगा टैरेंटुला को, तब इसकी तबीयत खराब होगी। डॉक्टर के पास जाएगा तो अ, तो जब चार लोग मम्मी पापा देख रहे हैं तो बहुत आ, कोई अगर बाहर गया, पापा बाहर गए तो थोड़ा सा कम, अगर रूम में अकेला है तो शांत पड़ा है, जैसे ही कोई आया तब फेनिंग ज्यादा है क्योंकि हिस्टेरिकल है। एंड इसमें ट्रू ब्लू सिफिलिटिक सिम्टम्स है ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस, कपड़े फाड़ देना अपने, काफी बच्चे आपने देखे होंगे जो अपने हैंकी को च्यू करते रहते हैं, कॉलर और शर्ट को च्यू करते रहते हैं। इस दवाई में क्रेविंग्स है पाइका की, ऐश की, क्ले की, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की क्रेविंग काफी ज्यादा है। ये बच्चा कॉन्स्टेंटली मोशन में है, हाइपर एक्टिव बच्चा है और डरता नहीं है, जो भी चीज इसके हाथ में आती है तोड़ देता है। अब डिस्ट्रक्टिवनेस बच्चों में हम ऐसे भी देख सकते हैं, पेरेंट्स आके बोलते हैं मैम इसका तो हर टॉय टूटा रहता है, ये तो टॉय 2 मिनट में तोड़ देता है, पहले दिन में आके तोड़ देता है। हमें यहाँ पूछना है कि बच्चा तोड़ने की मंशा से टॉयज को गिराता है, या कई बच्चे इंक्विजिटिव भी होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी एक वो क्षमता, जांचने की थोड़ी सी एक अंदर से फीलिंग आती है कि इसके अंदर क्या है, ये कैसे खुलेगा। तो क्या बच्चा डिस्ट्रक्टिव है या इंक्विजिटिव है? दोनों ही केसेस में टॉयज टूटते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि क्या जो टैरेंटुला होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, टॉयज टूटेंगे, रिमोट कंट्रोल टूटेगा, और इम्पल्स इतनी है कि बिफोर आप इसको स्टॉप डॉक्टर कर आरुषि पाएंगे इस मैम, बच्चे को, ये चीज डॉक्टर आरुषि मैम, तोड़ टाइम दिया हमारा जाए। हो चुका है। 1 मिनट और टाइम बचा हुआ है, ओके। 8:30 तक ही रहता है हम लोग का प्रोग्राम। तो जी। 1 मिनट में आप तो कंक्लूड कर दीजिए। जी, जैसे मेरी दवाएं काफी, 1 मिनट में, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, थैंक यू मैं आरुषि और मैम। दवाएं हाँ, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं मैम, और दूसरा सेशन हम लोग का इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है, 8:30 तक हो गया हम लोग का ऑलरेडी। तो आप आए, हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। फिर से आइएगा आप। और डिस्कस करनी थी, और थोड़े से रूब्रिक्स और थे क्रॉस रेफरेंसेस में, जैसे हम तो वो मिस्टीरियस के लिए। हाँ, नेक्स्ट में कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग करेंगे, क्या कि हमारा दूसरा प्रोग्राम का टाइम है, तो दूसरे स्पीकर वेट कर रहे हैं। तो सॉरी मैम इसके लिए। डॉक्टर नेक्स्ट आरुषि, में आप एक्चुअली आइएगा हमारा फिर। हिंदी सेशन खत्म हो गया है, टाइमिंग हमारा, अ, हम लोग फिर से थैंक टाइम लेकर आपके साथ एक और सेशन रखेंगे, ठीक है? यू। हाँ, मैडम, डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर करिए मीटिंग। यस मैं कर रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर आरुषि। आप साइड से थैंक यू डॉक्टर। शाइनी सर से बात करके फिर से आपका नेक्स्ट सेशन फिर से रखेंगे हम लोग, जिसमें आपका जितना जी। बचा सेशन वो आप फिर से उसे कंप्लीट कर सके। सो थैंक यू वंस अगेन जी, डॉक्टर आरुषि। अब होप हमारे आप लोगों को इस जानकारी से कुछ मदद मिल पाई होगी, और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा आपने
यस, बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा। आपने बहुत ही अच्छे से होम्योपैथी और चाइल्ड के बारे में डिस्क्राइब किया और बहुत सारे मेडिसिन हैं जो इसमें हम लोग और भी जी, अभी इसमें बहुत दवाएं हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, बट ठीक है, कोई पार्ट नहीं टू है, हमारे नेक्स्ट जरूर। सेशन में आप और भी आगे कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसे आगे ले जाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश थैंक सेशन यू सो स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।